साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि प्लास्टिक मनी क्या होता है, पुकार मनी क्या होता है, डिजिटल मनी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं और दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, दोस्तों सीबीडीसी क्या है। इसके विषय में हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और साथ में हम विमुद्रीकरण के विषय में थोड़ा जान लेंगे कि विमुद्रीकरण क्या है और भारत में कब कब विमुद्रीकरण किया गया दोस्तों। तो इन सारे टॉपिक के विषय में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लास्टिक मनी क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक मनी क्या होता है। तो दोस्तों आप सबके पास दोस्तों एटीएम कार्ड होगा दोस्तों। कौन सा कार्ड? एटीएम कार्ड होगा दोस्तों। वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का बना होता है दोस्तों। इसके तहत डेबिट कार्ड आ जाता है दोस्तों, इसके तहत डेबिट कार्ड आ जाता है और क्रेडिट कार्ड आ जाता है दोस्तों। इसी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को दोस्तों प्लास्टिक मनी कहा जाता है दोस्तों। प्लास्टिक मनी और कुछ नहीं है, प्लास्टिक मनी एटीएम कार्ड ही है दोस्तों। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये प्लास्टिक मनी का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कुछ अंतर होता है दोस्तों। जैसे डेबिट कार्ड क्या होता है, तो डेबिट कार्ड और कुछ नहीं है। डेबिट कार्ड आपके बैंक खाते में जितने भी पैसे हैं उनको निकालने का एक साधन मात्र है दोस्तों। क्या साधन मात्र है दोस्तों। मान के चलिए पहले क्या होता था, क्योंकि आज भी होता है, लेकिन जब डेबिट कार्ड नहीं था दोस्तों तो पहले हम बैंक जाते थे अपना पैसा निकालने के लिए। जो भी हमारे बैंक खाते में पैसा होता था उसका निकासी करने के लिए दोस्तों हम कहाँ जाते थे दोस्तों, बैंक में। और बैंक एक स्लिप देता था, उसको हम भरते थे और लंबी कतार में लग के काफ़ी मकसद के बाद उसको क्या करते थे दोस्तों, पैसे को निकालते थे दोस्तों। इसमें क्या समय ज़्यादा लगता था दोस्तों, समय ज़्यादा लगता था। इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों डेबिट कार्ड का आविष्कार किया गया दोस्तों। अब हमारे बैंक खाते में जो भी पैसे हैं अगर हमें निकालना है, उसका निकासी करना है दोस्तों, तो हम बैंक ना जाकर कहाँ जाएंगे दोस्तों, एटीएम जाएंगे दोस्तों। एटीएम जाकर अपने डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। यही होता है दोस्तों प्लास्टिक मनी। तो दोस्तों प्लास्टिक मनी क्या होता है, ये एक प्लास्टिक का बना कार्ड होता है दोस्तों, प्लास्टिक का बना कार्ड होता है। डेबिट कार्ड क्या है दोस्तों, यह और कुछ नहीं है, जो हमारे बैंक खाते में जितने भी पैसे हैं, जितने भी धनराशि है, उसको निकालने का एक साधन है। लेकिन दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या है, आपके बैंक खाते में पैसा हो या ना हो, आपके बैंक खाते में पैसा हो या ना हो, क्रेडिट कार्ड से हम कुछ बाजार की वस्तु को खरीद सकते हैं, कुछ खरीदारी कर सकते हैं दोस्तों, और कुछ पैसा भी निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपके बैंक खाते में पैसा होना ही चाहिए। अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं भी है तो हम क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदारी और कुछ निकासी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक लिमिट होता है। मान के चलिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड का 50,000 का लिमिट है तो आप 50,000 का ही खरीदारी कर सकते हैं और निकासी कर सकते हैं दोस्तों। एक निश्चित सीमा दिया जाता है दोस्तों, 1 महीना या 40 दिन का अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग सीमा होता है दोस्तों। उस सीमा के अंदर में इस पैसा को भरना होता है दोस्तों। अगर उस सीमा के बाद अगर पैसा आप भरते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड द्वारा उस पैसा पे ब्याज लिया जाता है दोस्तों। यही होता है क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा का अंतर नहीं है। डेबिट कार्ड वह होता है जो आपके बैंक खाता में पैसा को निकाल दे, उससे ख़रीदारी कर दे दोस्तों। लेकिन क्रेडिट कार्ड वह होता है बैंक खाते में पैसा हो या ना हो, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर दे दोस्तों, भले बाद में आपको देना पड़े। तो दोस्तों यही होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्लास्टिक मनी दोस्तों। क्या? प्लास्टिक मनी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कॉल मनी के विषय में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों कि कॉल मनी क्या होता है, पुकार मुद्रा क्या होता है दोस्तों। क्या? पुकार मुद्रा। तो दोस्तों कॉल मनी होता है,
कॉल मनी ये आम लोगों के लिए नहीं होता है दोस्तों। इस कॉल मनी का उपयोग बैंकों के आपसी लेन देन में किया जाता है दोस्तों। क्या एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेता है तो उसी को हम कॉल मनी कहते हैं दोस्तों। अगर मान के चलिए पीएनबी एसबीआई से अगर पैसा कॉल मनी पे लेता है, अगर आज के दिन लेता है तो उसे कल लौटाना होता है दोस्तों। कॉल मनी एक दिन के लिए ही लिया जाता है दोस्तों, एक दिन के लिए ही लिया जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, कॉल मनी ऐसे ऋण को कहा जाता है जो अगले दिन की वापसी के शर्त पर प्रदान किया जाता है। क्या दोस्तों? अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किया जाता है दोस्तों, उसी को हम कॉल मनी कहते हैं। और कॉल मनी का उपयोग बैंकों के आपसी लेन देन में होता है दोस्तों। हम और आप कॉल मनी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कॉल मनी का उपयोग कौन करता है दोस्तों? तो कॉल मनी का उपयोग बैंकों के आपसी लेन देन में होता है। विश्व में दोस्तों कॉल मनी का सबसे बड़ा केंद्र है लंदन में। कहाँ पे है दोस्तों? विश्व में कॉल मनी का सबसे बड़ा केंद्र लंदन में है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा केंद्र मुंबई में है। और जो मुंबई में इसका केंद्र है उसको हम मीबोर बोलते हैं दोस्तों, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। इसी रेट पे एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल मनी देता है दोस्तों, कॉल मनी देता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मीबोर क्या होता है, तो मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होता है दोस्तों। यह कॉल मनी की दर होता है। क्या दोस्तों? यह कॉल मनी की दर होता है। तो कॉल मनी से रिलेटेड आपको 2-3 बातों को याद रखना है दोस्तों। कॉल मनी एक दिन की वापसी के शर्त पे प्रदान किया जाता है। यह बैंकों के आपसी लेन देन में यूज किया जाता है और इसका विश्व में सबसे बड़ा केंद्र लंदन में है और भारत में सबसे बड़ा केंद्र मुंबई में है, चूँकि मुंबई में अधिकतर बैंकों का मुख्यालय है दोस्तों। और भारत में कॉल मनी की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? मीबोर कहते हैं, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट कहा जाता है दोस्तों। तो ये रहा कॉल मनी के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों डिजिटल मुद्रा क्या होता है, डिजिटल करेंसी क्या होता है दोस्तों। तो डिजिटल करेंसी कुछ नहीं है दोस्तों, यह एक भुगतान की विधि है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप मौजूद होता है दोस्तों। इसमें भौतिक रूप से आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप मौजूद होता है। इसे क्या है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा, स्मार्टफोन द्वारा और इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से स्थानांतरित किया जाता है। आपके पैसे को स्थानांतरित किया जाता है दोस्तों, यही कहलाता है डिजिटल मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी के विषय में देख लेते हैं दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो यह इंटरनेट पे ट्रांसफ़र की जाने वाली डिजिटल मुद्रा है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा का ही भाग है दोस्तों, भले भारत सरकार अभी इसे मान्यता नहीं दिया है दोस्तों। इंटरनेट पर ट्रांसफ़र की जाने वाली डिजिटल मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी। यह विकेंद्रीकृत खाता आधारित ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होता है दोस्तों। किस तकनीक पे आधारित होता है, तो ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होता है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है बिटकॉइन, एथेरियम। बिटकॉइन और एथेरियम है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि यह क्या होता है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल मुद्रा है और यह विकेंद्रीकृत होता है। और किस तकनीक पे आधारित होता है दोस्तों, तो ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होता है दोस्तों। अप्रैल 2018 में दोस्तों, अप्रैल 2018 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में क्रिप्टो करेंसी के व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया था। इसको प्रतिबंधित कर दिया था क्रिप्टो करेंसी को, लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। क्या दोस्तों, इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। तो याद रखने वाली बात है दोस्तों कि अप्रैल 2018 में जो क्रिप्टो करेंसी पे प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों 124, 124, 12 का 4 एक गाना आपको याद होगा, तो इस गाने से आपको याद रखना है 12 का 4 दोस्तों। क्या 12 का 4 यानी 124 आर्टिकल जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में बताया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा।
तो दोस्तों इस बात को याद रखना है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए कोई भी अधिनियम नियम कानून नहीं है दोस्तों। याद रखना है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से कुछ हानि को देख लेते हैं दोस्तों कि इससे क्या क्या हानियां हैं दोस्तों। तो यह किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है दोस्तों, यह ब्लॉकचेन पे आधारित होता है दोस्तों। इसमें हैकिंग की समस्या अधिक है दोस्तों। मान के चलिए क्रिप्टो करेंसी आपके पास है तो वह ज़्यादा सिक्योर नहीं है दोस्तों। अगर कोई हैक कर लेता है तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जहां जाकर आप ये बोल सके कि मेरा क्रिप्टो करेंसी हैक हो चुका है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी हानियां यही है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की। और इसका उपयोग दोस्तों आपराधिक गतिविधियों में होने का डर रहता है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई नियम कानून नहीं है। चूँकि यह विकेंद्रीकृत है दोस्तों, इसलिए आपराधिक गतिविधियों में इसका उपयोग होने का डर रहता है दोस्तों। और इसका माइनिंग में दोस्तों बिजली और पर्यावरणीय लागतें बहुत अधिक होता है दोस्तों। तो ये रहा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ हानियाँ दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है दोस्तों। CBDC क्या है दोस्तों। ये हाल ही में RBI के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है दोस्तों। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या दोस्तों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। RBI ने 1 नवंबर 2022 से भारत की डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर दी है। कब से दोस्तों, 1 नवंबर 2022 से RBI ने भारत की डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर दी है। अभी सरकारी प्रतिभूतियों में सेकेंडरी मार्केट के लिए CBDC का उपयोग पायलट परीक्षण के रूप में शुरू किया गया है दोस्तों। अभी इसका उपयोग पायलट परीक्षण के रूप में किया जा रहा है दोस्तों। तो यही है CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दोस्तों। तो दोस्तों अब देख लेते हैं विमुद्रीकरण के विषय में। क्या दोस्तों, विमुद्रीकरण के विषय में देख लेते हैं कि विमुद्रीकरण क्या होता है दोस्तों। विमुद्रीकरण क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों विमुद्रीकरण का आसान सा इसका परिभाषा है दोस्तों। आसान से शब्दों में इसको समझा जा सकता है दोस्तों। विमुद्रीकरण यानी जो मुद्रीकरण है उसको अप्रचलित कर देना, यानी जो मुद्रा प्रचलन में है दोस्तों उसको बंद कर देना, उसको समाप्त कर देना दोस्तों, यही होता है विमुद्रीकरण। दोस्तों विमुद्रीकरण प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित मुद्रा को कानूनी रूप से समाप्त कर देना दोस्तों। विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी देश के सरकार के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में विनिमय के साधन के रूप में जो भी प्रचलित मुद्रा है उसको कानूनी रूप से समाप्त कर देना दोस्तों, वही विमुद्रीकरण है। दोस्तों देख लेते हैं कि विमुद्रीकरण को भारत में इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों। भारत में इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों। तो 1946 में दोस्तों 1946 में दोस्तों भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण किया गया था। याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण कब हुआ था तो 1946 में। कब हुआ था दोस्तों, 1946 में भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण किया गया था दोस्तों। फिर 1978 में दोस्तों 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए 1000 तथा इससे ऊपर के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था दोस्तों। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया था दोस्तों, काले धन की समस्या से निपटने के लिए 1000 और इससे ऊपर के जितने भी नोट थे उसको प्रचलन से बाहर कर दिया था दोस्तों, जिसे पुनः अक्टूबर 2000 में दोस्तों 1000 के नोट को प्रचलन में लाया गया दोस्तों। क्या 1000 के नोट को प्रचलन में लाया गया अक्टूबर 2000 में दोस्तों। तो ये बात याद रखने की है दोस्तों कि सबसे पहले भारत में विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों दूसरी बार 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा हुआ था, वह 1000 और इससे ऊपर के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। और तीसरी बार दोस्तों 2011 में हुआ था, जिसके तहत 25 पैसे के सिक्के और इससे छोटे सिक्के को
चलन से बाहर कर दिया गया था दोस्तों। याद करने की बात है, अगर क्वेश्चन पूछे कि 25 पैसे के सिक्के और इससे छोटे सिक्के को कब चलन से बाहर कर दिया गया, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 2011 में। क्या दोस्तों? 2011 में 25 पैसे के सिक्के और इससे छोटे सिक्के को दोस्तों चलन से बाहर कर दिया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं 8 नवंबर 2016 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 8 नवंबर 2016 की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड यही था दोस्तों, 8 नवंबर 2016। इसमें क्या था दोस्तों? 500 और 1000 के जितने भी नोट थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया मोदी सरकार द्वारा। उसके पश्चात दोस्तों 500 और 2000 के नोटों की शुरुआत की गई दोस्तों। 2000 की नोटों की शुरुआत की गई, 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया और बाद में 500 और 2000 के नोटों की शुरुआत की गई दोस्तों। तो ये रहा आपका विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण आपको याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले भारत में विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था, उसके बाद 1978 में हुआ था, उसके बाद 2011 में हुआ था, उसके बाद 2016 में हुआ था। जो 1946 था वो स्वतंत्रता से पहले था दोस्तों, और 1978 के तहत 1000 और उससे ऊपर के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था दोस्तों। और 2011 में 25 पैसे के सिक्के और इससे छोटे सिक्के को चलन से बाहर किया गया था। और 8 नवंबर 2016 को दोस्तों 500 और 1000 के नोटों को पर प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों, और बाद में 500 और 2000 के नोटों को जारी किया गया दोस्तों, जारी किया गया। और विमुद्रीकरण के कुछ लाभ देख लेते हैं दोस्तों कि विमुद्रीकरण के क्या क्या लाभ हैं दोस्तों। तो विमुद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं दोस्तों, जाली नोटों की समस्या से निपटा जा सकता है दोस्तों, आतंकवाद, नस्लवाद और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाया जा सकता है दोस्तों। विमुद्रीकरण से बैंकों की साख बढ़ती है दोस्तों। जैसे मान के चलिए कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पास पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उसको इकोनॉमी के आर्थिक गतिविधियों में नहीं लगाते हैं। तो विमुद्रीकरण से क्या होता है, वो अपने पास रखे पैसे को बैंक में उसे चेंज करवाने के लिए ले जाते हैं और वो पैसा आर्थिक गतिविधि में शामिल हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार विमुद्रीकरण से बैंकों की साख में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। विमुद्रीकरण के नुकसान को देख लेते हैं दोस्तों। विमुद्रीकरण के क्या क्या नुकसान है दोस्तों? तो देश के पर्यटन उद्योग को हानि पहुंचता है दोस्तों, लेकिन कम समय के लिए दोस्तों। क्या? कम समय के लिए। जीडीपी पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों, और नागरिकों को परेशानियां झेलना पड़ता है दोस्तों। ये विमुद्रीकरण से नुकसान होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।